हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं और उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लेक्चर आपको एम्स और नीट एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपको हेल्प करेगा कि आप ज़्यादा मार्क को अचीव कर पाएँ। इस सीक्वेंस में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, जो जेनेटिक्स की यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किए थे और कुछ एक लेक्चर आपको पहले मैं दे चुका हूँ। आज उसके कंटिन्यूएशन में लास्ट वन जो लेक्चर हमने दिया था उसमें मैंने आपको डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, पहले तो जेनेटिक मटेरियल क्या है इस पे हमने बातें की, जेनेटिक मटेरियल की क्राइटेरिया क्या होती है ये आपको समझाया। फिर हम डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ये जानते हुए एक ग्रांटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो क्या डीएनए में वो सारे फीचर हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये तो एक फैक्ट है, आज हम जानते हैं। तो जो हमें जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया वो डीएनए फुलफिल करना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा था, जो आपको बुक में सबसे पहला टॉपिक था डीएनए, कि डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डीएनए को समझना कैसे एक मुश्किल टास्क था। और मैंने आपको 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की बात की, उसमें इरविन सरगैप्स की बात की, फ्रेडरिक माइकर की बात की, रोजालिंड फ्रैंकलिन की बात की, वाटसन क्रिक की बात की। इन्होंने अपने डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिए। जैसे इरविन सरगैप्स ने सरगैप्स रूल दिया, फ्रेडरिक माइकर ने ये बताया कि ये न्यूक्लियस में एस्टिक नेचर का मटेरियल है। और फिर आपको बताया मैंने कि फ्रेडरिक माइकर के लिमिटेशन क्या था, वो उससे ज़्यादा नहीं बता सकते थे। इरविन सरगैप्स ने बहुत अच्छा केमिकल कंपोजिशन निकाल लिया था, जो आप यूज करते हैं कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडीन होता है। ये टाइट्रेशन पे बेस इन्फरेंसेस थे, जितना शुगर होता है उतना फॉस्फेट होता है। तो इसके बिहाफ पे जब आपको स्ट्रक्चर बनाई तो आपको एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई। उस लैडर लाइक स्ट्रक्चर में जैसे हमने दिखाया कि शुगर और फॉस्फेट जो है वो बना रहे हैं साइड बार्स। मैं एक बार एक छोटा डायग्राम और आपको लिए बना दे रहा हूँ जिससे आप ये समझ पाओ, ठीक है। लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर थी, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाई थी डीएनए को ऐसे दिखाने के लिए, लैडर लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसमें ये दोनों जो साइड बार्स है ये शुगर और फॉस्फेट से बने हैं, और यहाँ इनके बीच जो है इस तरीके से साइड बार के फॉर्म में, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताई थी। यहाँ पे साइड बार के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट बस मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ तो सारा चीज़ आपको पढ़ाने पे ध्यान रहेगा। देखो अब इसमें आपको क्या बताया था हमने कि जो साइड बार है ये कैसे बना है, ये बना है शुगर फॉस्फेट के अल्टरनेट से। आपको बताया था कि डीएनए क्या है, तो हमने कहा था कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का होना ज़रूरी था, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन्हीं के पॉलीमराइजेशन से डीएनए की 2 स्ट्रैंड बनी है, ठीक है। तो आपको ये भी मैंने बताया था कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें एक स्ट्रैंड की अगर पोलैरिटी 5n/3 एंड है तो दूसरे की इसके एंटी पैरेलल है, यानी 5n/3 एंड। ये दूसरे जो है, देखो जो भी न्यूक्लिक एसिड्स आप पढ़ोगे आइदर डीएनए आइदर आरएनए, उसमें जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होती है उसकी डायरेक्शन वर्जिनल ये होती है 5n/3 एंड। तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, ऊपर की तरफ 5n/3 एंड।
तो इस वजह से हमने बोला था कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, अब जो जो बातें कही थी एक बार मैं उनको रिकैप कर लूं ताकि मैं इस आज के टॉपिक पे आऊं। आज एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि 3D मॉडल है। ये 2D मॉडल नहीं है। 2D मॉडल मैंने पहले इसलिए बताया ताकि आप बात को समझ पाएँ, थोड़ी आपको समझने में थोड़ा कंफर्टेबल आप रहें। आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले जाना चाहते थे, पहले बेसिक आप समझ जाएं तो फिर हम उसे 3D में ले आएँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने पहले आपको 2D मॉडल को एक्सप्लेन किया था। अब आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, जो आज का टॉपिक रहेगा, वो ज़्यादातर 3D मॉडल पे बेस्ड रहेगा। तो 2D मॉडल तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो थोड़ा सा आपको एक बार रिकैप करवा देना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो, इसमें जैसा मैंने आपको समझाया था कि ये सारा जो है एंटी पैरेलल 2 स्ट्रैंड है डीएनए की, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिन न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हुआ है। ये सब बातें हमने पढ़ रखी है। पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन रहती है वो 3n to 5 होती है, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है ना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो इसमें डाइएस्टर बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी यही होती है 5n to 3n। लेकिन मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होती है बॉन्ड की डायरेक्शन होती है 3n to 5n, बट मॉलिक्यूल की डायरेक्शन होती है 5n to 3n। आइदर डीएनए और आरएनए बोथ मॉलिक्यूल फॉलो दिस पोलैरिटी 5n to 3n, बट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो डायरेक्शन होगा वो होगा 3n to 5n। ठीक है, ये बात थोड़ा आप ध्यान रखना, इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको समझा भी दिया था, एक बार और बता दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे ये जो मैं घेरे में कर रहा हूँ ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरीके से ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और फिर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो एक्चुअल में इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं, पॉलीमराइजिंग बॉन्ड से। आपको पॉलीमर का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि बहुत सारे बीड्स एक दूसरे से बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। जैसे माला में मोती जुड़े होते हैं, तो धागे का जो रोल होता है वही पॉलीमराइजिंग बॉन्ड का होता है। तो यहाँ पॉलीमराइजिंग बॉन्ड कौन सा है, फास्फोएस्टर बॉन्ड, जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड ये है, या ये बॉन्ड ये है। ठीक है, ये है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपको बोला इस तरीके से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और इनके बीच में दो जो है नाइट्रोजनस बेस जो एक दूसरे के पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे इन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इतनी बातें कन्फर्म है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, क्योंकि आपको बोला गया था डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड के बीच जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म होती है। जैसे जो डीएनए का मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था उसे बी डीएनए बोलते हैं। डीएनए के और भी मॉडल होते हैं, बट नॉर्मल सेल में वो बी डीएनए ही होता है, बीटा डीएनए। इसमें इसके जो डायमीटर होता है ये 2 नैनोमीटर होता है। तो मॉलिक्यूल एक्चुअल में कैसा दिखता है, एक्चुअल में देखो ऐसा दिखता है, या इस तरीके से दिखता है। इसमें देखो ये एक सेंट्रल एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक सेंट्रल एक्सिस होती है। ये दोनों डीएनए की, ये जैसे देखो ये 5 एंड है, ये 5 एंड है, और इसका ये 3 एंड है। तो इसका ये 5 एंड है और इसका 3 एंड है। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, जो रूल फॉलो होता था। और इनके बीच यहाँ पे जो है इस तरीके से 2 या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो है, इनके बीच जो है इस तरीके से यहाँ नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। ठीक है,
सिंगल सिंगल बनाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। देखो अब इसमें खास बात ये होती है कि इनका जो ये कॉइलिंग होता है, ये कॉइलिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज इस एक्सिस के अराउंड। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कभी कभी आप बिल्डिंग के बाहर देखते हैं एक सेंट्रल पिलर होता है और पिलर के चारों तरफ स्टेयर के सीढ़ी ऐसे लगी होती है जो उसे लिपटे रहती है। इसे 3D में आप सोचो, जैसे ये पिलर है तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल ऐसे रैप हो रहा है। इसकी जो रैपिंग है ये स्पाइरल हो रही है। सर्कुलर अगर होता तो जिस एंड से चलता उसी एंड पे आके मिल जाता ना। एक सर्किल क्या होता है, एक सर्किल आप बोलते हैं जिस एंड से चला उसी एंड पे मिल गया। और एक स्पाइरल क्या होता है, वो इस तरीके की स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं स्पाइरल। तो एक्चुअल में ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें ये दो हेलिक्स बनाते हैं। क्यों इसे हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल? देखो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। तो इस बात को हमें समझना कि इसमें डबल हेलिक्स क्या है। इसमें देखिए दो स्ट्रैंड हैं, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है। इसलिए आप डबल स्ट्रैंडेड एंड डबल हेलिकल मॉडल इसे बोलते हैं। तो एक स्ट्रैंड इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर में आ रहा है। एक हेलिकल हेलिक्स का मतलब है कि इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ये स्पाइरल ट्विस्टिंग में हो रहा है। इस ट्विस्टिंग में एक खास बात है, जब ये स्पाइरली सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जा रहा है तो इसको पैरेलली इसको कॉपी करता हुआ दूसरा स्ट्रैंड भी जा रहा है, ठीक है, थ्रू आउट लेंथ। जब इस मॉलिक्यूल को खोल के ऐसे सीधा कर देते हो तब मैंने बोला था कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, वो बात आपको समझा दी। अब एक बात ये जानिए कि ये जो डीएनए का ये डबल स्ट्रैंड हो गया, मतलब दो स्ट्रैंड है और दोनों हेलिक्स फॉर्म में है, दोनों दो अलग हेलिक्स बना रही हैं। और दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का रूल क्या है, तो आपको बताया था A और T के बीच 2, G और C के बीच 3, या फिर बताया था प्यूरीन ये इक्विवेलेंट है किसके, पायरिमिडीन की, जिसे हमने सरगैप्स रूल बोला था, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ क्या है, अगली बात ये आपको ध्यान रखने की है कि ये जो कॉइलिंग है ना ये सिमेट्रिकल नहीं है। इस कॉइलिंग में इस वाले डायरेक्शन को हम माइनर ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है, इसे माइनर ग्रुप्स बोलते हैं, इधर मेजर ग्रुप्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम में देखो आपको बेहतर दिखेगा, मैंने उसी चीज़ को और एलोब्रेट कर दिया और बड़ा कर दिया है कि ये दोनों हेलिक्स एक तरफ इधर ज़्यादा झुकी हुई हैं, ठीक है। देखो इस तरफ ये जो ग्रुप्स है ये खाली जगह, ये लाइन कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये लाइनें ना सिर्फ डायग्राम को बनाने के लिए मैंने बनाई थी, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप ये देखो, अगर इस लाइन को हटा दो तो आप ये देखो कि मॉलिक्यूल इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, दोनों स्ट्रैंड यहाँ आती हैं और इसके बाद इसके चारों तरफ घूम के वापस आती हैं फ्रंट पे, फिर पीछे से आएंगी, ऐसे ये लेंथ में जाएंगी, ठीक है। मॉलिक्यूल काफ़ी लंबा होता है, उसकी अभी हम डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये देखो कि ये जो इतनी सारी जगह है ना, इतना सारा स्पेस है, इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप्स। एक ग्रुप्स बन रहा है जो काफ़ी स्पेस दे रहा है क्योंकि दोनों का दोनों एंड इस तरफ आ गया, और इधर जो छोटा बन रहा है इसे हम बोलते हैं माइनर ग्रुप्स। जैसे कि आप वेव को पढ़ते हैं ना, वेव, तो वेव में आप नहीं दिखाते हैं इस तरीके से, कोई वेव को दिखाते हैं तो इसमें दो एक जैसी फेज को इस तरीके से आप लेते हैं, इसका एक जो है वेवलेंथ के लिए, एक पिच के लिए। वैसे ही हम यहाँ कंसीडर करते हैं
कि ये एक जैसा फेज है, ये एक माइनर ग्रुप्स है, अगली बार फिर देखो एक माइनर ग्रुप्स यहाँ आएगा। जब ऐसा हो रहा है कि एक बार फिर से वही स्टेज आ रही है तो मॉलिक्यूल एक राउंड लिपट चुका है। इसको हम बोलते हैं वन हेलिक्स। ठीक है, ये वन हेलिक्स है, या इसको बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए। इसमें ये डेटा है, ये आपको जानना है। इसकी जो डिस्टेंस हमने जो मेजर की है वो है 3.4 नैनोमीटर। और एक बात आप जानिए कि इस बेस में ये जो आपको ये साइड बार्स जो दिख रहे हैं, जो डीएनए के दोनों जो है स्ट्रैंड के बीच में इस तरीके से साइड बार्स दिख रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट, इन साइड बार्स के नंबर होते हैं इसमें 10। मतलब यहाँ से एक जो है माइनर ग्रुप, एक स्टेज माइनर ग्रुप को वापस माइनर ग्रुप में जब ये आता है तो यहाँ पे इनके बीच जो है 10 जो है ये साइड बार्स आ जाते हैं, 10 स्टेप होते हैं। ठीक है, देखो बात ये है ना कि मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना है कि एक बार माइनर इधर आया तो इसके बाद देखो मेजर आया, फिर माइनर आएगा, फिर मेजर जाएगा। इसके इस तरफ भी यही है, एक मेजर है, माइनर है, फिर मेजर होगा, फिर माइनर होगा। तो ये बोला जा रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव जो है, अगर माइनर को ले लो या मेजर को ले लो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, इसको मेजर करना आसान है। तो दो माइनर ग्रुप्स के बीच जब ऑब्जर्व किया गया तो इनके बीच टोटल जो ये स्टेप थे, ये स्टेप थे 10। ठीक है, जैसे देखो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। ठीक है, एक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो 3D में ना डायग्राम के अंदर होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे 4 ये हो गए और एक हेलिक्स में छुपा हुआ होगा। ठीक है, टोटल 10 हो गए। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है, यानी कि दो बेस पेयर के बीच क्या डिस्टेंस होगी, यहाँ शुगर होता होगा, यहाँ शुगर, इनके बीच फॉस्फेट, यही तो आपने पढ़ा, शुगर फॉस्फेट शुगर ना। तो इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए जब हमें पता है कि एक जैसी सिचुएशन यानी एक पिच या एक हेलिक्स की जो डिस्टेंस वो 3.4 नैनोमीटर है, तो इसे हम 10 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इस बीच में हमें 10 फुट स्टेप मिले हैं इस तरीके के। तो जो नंबर निकल के आता है वो निकल के आता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि डीएनए में, जैसे अगर इस मॉडल में देखो 2D में देखो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। और ये हमेशा जो है ये डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म होती है, कहीं भी इसे मेजर किया जाए तो इसकी डिस्टेंस इतनी ही आती है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब डीएनए की जो लेंथ होती है ना, इसको इसी के टर्म में मेजर किया जाता है। जैसे ह्यूमन का जो आपका डीएनए है, उस डीएनए में हम इसे ऐसे बोलते हैं, एक चीज़ आपको बताई थी मैंने कि ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा, तो इसको हम बोलते थे बेस पेयर। ठीक है, इसको हम बोलते थे बेस पेयर। तो जो डीएनए को जब हम मेंशन करते हैं ना, तो इसकी जो लेंथ को मेंशन किया जाता है वो बेस पेयर के फॉर्म में किया जाता है। जैसे ह्यूमन डीएनए, जो ह्यूमन डीएनए है वो है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इस तरीके से जो बीपी लिखा है इसका मतलब है बेस पेयर। इसका मतलब है कि ऐसे इतने जो है बेस पेयर की लेंथ का हमारा डीएनए है। हमें ये पता हो गया, जैसे आपको ये बोला जाए ना कि कोई एक सीढ़ी है, एक लैडर है जिसमें ये 15 फुट स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे आपको ये पता हो कि एक लैडर है और इसमें 15 फुट स्टेप्स हों। ठीक है, और ये आपको बता दिया जाए कि 2 फुट स्टेप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अगर ये बता दिया जाए कि ये 10 सेंटीमीटर है, 2 फुट स्टेप के बीच की डिस्टेंस, ये थोड़ा मैंने कम कर दिया, 20 सेंटीमीटर मान लो, 20 सेंटीमीटर भी ना मानो, 50 मान लो, ये ज़्यादा सही है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 फुट स्टेप के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और टोटल 15 फुट स्टेप है। तो अब आपसे कोई पूछे कि पूरी लेंथ कितनी होगी इस लैडर की, तो आप कैसे इसको निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या आ गया 750, 15 पचे 75, 750 सेंटीमीटर। इतना लंबा जो है, इतनी लंबी जो है उसकी लेंथ होगी। अगर आप 15 फुट स्टेप्स को लगाएंगे और उस पूरे 2 के बीच का हमें डिस्टेंस पता है और पूरे का नंबर पता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पूरा लेंथ मिल जाता है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है जब हमें डीएनए की लेंथ जाननी है। जैसे हमने क्या किया है कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो वाटसन क्रिक ने हमें बताई। ये भी वाटसन क्रिक मॉडल का ही पार्ट है। एक्चुअल में बी मॉडल यही था। तो बी मॉडल में जो इन्होंने ये बता दिया कि एक्चुअल में एक पिच का जो डिस्टेंस है ये मेजर कर लिया गया कि ये जो है एक पिच का जो डिस्टेंस है ये 3.4 नैनोमीटर है और इसमें टोटल 10 फुट स्टेप हैं। तो 2 के बीच, 2 कॉन्सिक्यूटिव के बीच 3.34 नैनोमीटर हो गया। तो अब आप बोल रहे हैं कि आपके पास टोटल इतना बेस पेयर है ह्यूमन डीएनए में, और अब हम बोले कि डीएनए की लेंथ क्या होगी, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आप करके देखना, तो ये आता है 2.2 मीटर। ये बहुत खास बात है, देख लो ये आ गया 2.2 मीटर। एक बात जानिए कि मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ये कितनी थी? ये डिस्टेंस थी नैनोमीटर में। और मॉलिक्यूल में बीट्स कितनी लगे हैं? ये लगे हैं बिलियन में। 10⁹ का मतलब बिलियन हो जाता है, ठीक है ना? ये बिलियन में लगे हैं। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल बहुत लंबा है और मॉलिक्यूल के लेवल पे, मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक होता है, वो इतना लंबा है कि वो 2.2 मीटर का हो गया। 2.2 मीटर का मतलब है कि एक ह्यूमन की हाइट से ज़्यादा। ह्यूमन की हाइट मैक्सिमम 2 मीटर की है ना, अधिक से अधिक 2 मीटर की होगी। जो सबसे लंबा भी आदमी होगा वो 2 मीटर का होगा, ठीक है। 6 फीट मानो तो 180 सेंटीमीटर ही हुआ, मान लो 2 मीटर का आदमी लंबा हुआ। तो आदमी की खुद की हाइट से बड़ा उसके डीएनए की लेंथ है, ठीक है। इस डेटा को थोड़ा आप ध्यान से रखेंगे, इसकी हमें ज़रूरत होगी। अभी मैं आपको एक बार समराइज करना चाह रहा हूँ